हेलो क्लास 11th, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, दैट इज लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में बात हुई थी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में, और क्या बातें हुई थी याद है आप लोगों को? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताया था मैंने आप लोगों को, फिर मैंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बताया था जो कि रदरफोर्ड ने किया था, और अब हमको आगे बात करनी है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने खोज दिया न्यूक्लियस और बता दिया कि प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। क्या बता दिया? कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। एक चीज कि इलेक्ट्रॉन कहां है, तो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। किस पे घूम रहे हैं? ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर पूरा प्रोटॉन है और ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और वो फेल हो गया। So what were the major drawbacks of Rutherford's atomic model? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मेजर ड्रॉबैक्स क्या थे, इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और बोहर जो कि एटॉमिक मॉडल की दुनिया में सबसे चहेते इंसान, सबसे फेमस, मॉडल देने के मामले में सबसे फेमस, जिसने एटम से रिलेटेड फिजिक्स की सोच ही बदल दी। सो उनके बारे में ही बातें करेंगे हम, उनके पोस्टुलेट्स के बारे में बातें करेंगे, मतलब टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन। बोहर का भी थ्योरेटिकल और रदरफोर्ड का भी थ्योरेटिकल, इन दोनों के बारे में बात होंगी। तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे पूरे वीडियो के दौरान। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो उसको अगले 40 मिनट के लिए दूर कर दीजिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। सो स्टार्ट करें ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड से। एक बार चेक कर लूं मैं वीडियो। यस, सो स्टार्ट करते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड से। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड के मेजर ड्रॉबैक्स क्या थे? सो फर्स्ट ड्रॉबैक बच्चों, he could not give the stability of an atom. The stability of an atom. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। कैसे? देखो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कि एक हमारे पास एटम है जिसके सेंटर को उन्होंने न्यूक्लियस कहा, और इस न्यूक्लियस में भरा हुआ है क्या? पॉजिटिव चार्ज। ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है? And according to Rutherford, electrons are revolving here. Electrons यहां क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे हैं ऑर्बिट पर। इसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऑर्बिट है भैया, और उन ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है? अब स्टेबिलिटी ये कैसे नहीं दे पाए? बात को ध्यान से सुनना वरना गड़बड़ हो जाएगा। According to classical electromagnetism theory, के अनुसार, which was given by Maxwell, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अनुसार, जो कि मैक्सवेल ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग अ चार्ज पार्टिकल accelerated
charge particle, an accelerated charge particle always lose its energy देखो क्या लिखा हुआ है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा अपनी एनर्जी लूज करता है। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है जो कि 100% ट्रू है, और इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल लगातार एक्सेलरेशन कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो एक चार्ज पार्टिकल है, गॉट इट। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन जो है हर एक पॉइंट पर अपनी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है किधर जाएगा, अलोंग द टेंजेंट जाएगा कि नहीं, अलोंग द टेंजेंट जाएगा ना। तो अलोंग द टेंजेंट जाने पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो कंटिन्यूअसली चेंज होने का मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेटेड मोशन है ना। इलेक्ट्रॉन में कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो भैया इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेटेड मोशन है और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करनी चाहिए, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन करेगा भी, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या करेगा, लूज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज कर रहा है तो एक बात ध्यान देना कि जो सेंटर में है तुम्हारा प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है, इधर इधर खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे एनर्जी होगी कम, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लोज आता जाएगा, किसके, न्यूक्लियस के। ऐसे 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 एंड फाइनली ये डंप कर जाएगा कहां पर, प्रोटॉन के अंदर। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डंप कर जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डंप कर गया तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। और एटम का एग्जिस्टेंस अगर नहीं होगा तो ना मैं रहूंगा, ना आप रहोगे, ना ये पढ़ाई, ना कोई ऑनलाइन टीचिंग, ना कोई ऑफलाइन टीचिंग। मतलब यू कांट एज्यूम द वर्ल्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस आप एज्यूम नहीं कर सकते विदाउट एटम। तो रदरफोर्ड पहली चीज तो ये गलत बता गए। ठीक है, ये उनका ड्रॉबैक रहा, कुड नॉट गिव द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम को वो उनके अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल हो जाता अगर उस पर हम क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी लगा देते तो। ठीक है, तो ये पहला ड्रॉबैक रहा किसका, रदरफोर्ड का। सेकंड ड्रॉबैक क्या था, और सेकंड ड्रॉबैक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्लीज ये पहला ड्रॉबैक आप लोग नोट कर ले ताकि मैं इसको रफ करूं और सेकंड ड्रॉबैक पे आ जाऊं मैं फटाफट। रफ कर दूं, ओके। सो सेकंड ड्रॉबैक पे आते हैं कि सेकंड ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने अपने दूसरे ड्रॉबैक में देखो क्या, सॉरी रदरफोर्ड के दूसरे ड्रॉबैक में क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, प्लीज हैव अ लुक ऑन इट एंड वेरी केयरफुली यू हैव टू लुक। सेकंड ड्रॉबैक, he could not explain the discrete atomic spectra। ये कौन सा नया शब्द है सर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो भी डिस्क्रीट। he could not explain the discrete atomic spectra। डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये क्या होता है पहले इसको समझेंगे हम। मान लो कि हमारे पास ये एक सिलेंडर टाइप है, एक चैम्बर है जिसमें कोई गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है, गैस। ठीक है, इस गैस के अंदर भैया ये गैस किस चीज से बनी होगी, इसके छोटे छोटे एटम से बनी होगी, है कि नहीं। इसके छोटे छोटे एटम से गैस बनी होगी। अब आपने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से कुछ क्या निकलेंगे,
रेडिएशंस निकलेंगे। बात समझ रहे हो? इसमें से क्या निकलेंगे? कुछ रेडिएशंस निकलेंगे। आपके पास एक गैस थी चैम्बर में, उस चैम्बर में गैस को आपने हीट किया, गैस एटम से मिलकर बनी है, आपने हीट किया तो रेडिएशन निकले, और जो रेडिएशन यहां पर निकल रहे हैं उन रेडिएशंस से सभी तरह की वेवलेंथ नहीं निकली। उन रेडिएशंस से ऑल द टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, all the types of wavelength do not came from radiations। जो रेडिएशंस से वेवलेंथ निकली वो सभी तरह की वेवलेंथ नहीं निकली। कुछ वेवलेंथ जो थी वो गायब हो गई। समझ रहे हो? आपने क्या किया कि आपने गैस ली, उसको एक चैम्बर में रखा और उसको हीट किया। हीट करने पे जाहिर सी बात है उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, लेकिन वो जो रेडिएशंस निकल रहे थे यार, कोई भी किसी भी तरह का रेडिएशन निकलता है तो उसका कुछ सर्टेन वेवलेंथ होता है कि नहीं? तो रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, सर्टेन जो वेवलेंथ है, तो सभी तरह के वेवलेंथ जो थे उस गैस में से जितने भी तरह के वेवलेंथ निकलते हैं सभी वेवलेंथ नहीं निकले। कुछ वेवलेंथ गायब हो गए और कुछ वेवलेंथ निकले। गॉट इट? अगर मैं कहूं कि मैंने ये एक तरह का वेवलेंथ को पता करने के लिए मान लो कि मैंने ये एक स्क्रीन ले ली है, तो इस स्क्रीन पर कुछ वेवलेंथ जो थे वो गायब हो रहे थे और कुछ वेवलेंथ आ रहे थे। मतलब कुछ वेवलेंथ ऐसे शो हो रहे थे और कुछ जो हो रहे थे वो गायब हो रहे थे। इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप कलर देखो तो कुछ कलर आपको दिख रहे थे और कुछ कलर गायब हो जा रहे थे। कुछ सर्टेन वेवलेंथ के कलर यहां पर दिख रहे थे और कुछ सर्टेन वेवलेंथ के कलर यहां पर गायब हो जा रहे थे। मतलब मैंने कहा ये जो व्हाइट 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 तुमको दिख रहा है ना, इस वेवलेंथ के कलर आपको दिख रहे थे, और ये जो डार्क 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 है इस वेवलेंथ के कलर ही गायब हो गए, कलर डिसअपियर हो गए, दिखे ही नहीं। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक ले ली व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट को पास कराया आपने दोबारा इसी गैस के चेंबर से, इसी गैस के चेंबर से आपने व्हाइट लाइट पास कराई। ठीक है? तो आपको 7 कलर्स मिलने चाहिए थे, है कि नहीं? व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्योर। व्हाइट लाइट विबग्योर के कॉम्बिनेशन से बना रहता है, सबको पता होगा। लास्ट ईयर सारे लोग पढ़ के आए होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, है ना? इससे मिलकर व्हाइट लाइट बनी है। तो ये गैस चैम्बर से जब आपने व्हाइट लाइट गुजारी तो इसमें से सभी 7 कलर मिलने चाहिए थे, इजंट इट? 7 के 7। बट हुआ क्या कि कुछ मिले और कुछ गायब हो गए। हुआ क्या कि कुछ मिले और कुछ गायब हो गए। यहां भी जब आप हीट कर रहे थे तो जो रेडिएशंस निकली, उन रेडिएशंस की कुछ सर्टेन वेवलेंथ मिल रही थी और कुछ सर्टेन वेवलेंथ गायब हो जा रही थी। यहां आपने व्हाइट लाइट ली, व्हाइट लाइट को गैस के थ्रू पास कराया तो कुछ सर्टेन कलर आपको इस पे स्क्रीन पे मिल रहे थे और कुछ सर्टेन कलर नहीं मिल रहे थे। ये क्या है? तुम्हारी स्क्रीन है। ये स्क्रीन, इस स्क्रीन पर कुछ कलर मिल गए, कुछ कलर नहीं मिले। खास बात सुनो, आपने इस चैम्बर के अंदर की गैस को जब बदला, चेंज किया, सपोज पहले हाइड्रोजन लिया था, तो हाइड्रोजन में मान लो कि तुमको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो इतने मिल रहे थे, ऑरेंज और रेड गायब हो गए। ऐसा मान लिया कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो तुमको मिल रहे थे, ऑरेंज और रेड गायब हो गया। ठीक है? फिर आपने वही हाइड्रोजन गैस इस चैम्बर में ली और यहां से व्हाइट लाइट पास कराई, तो यहां गायब कौन हुआ था? ऑरेंज और रेड। तो वो ऑरेंज और रेड यहां तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहां पर वही ऑरेंज और रेड मिल रहे थे। मतलब यहां पर ऑरेंज और रेड मिल रहा था, बाकी सब गायब हो जा रहा था। यहां जिस सर्टेन कलर का वेवलेंथ यहां पाया जा रहा था ना, उस सर्टेन कलर का वेवलेंथ यहां पर नहीं पाया जा रहा था, और जो यहां मिल रहा था ना वो यहां नहीं मिल रहा था। मतलब इसको हमने बोला डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रा।
क्या बोला? डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको आपने कहा डिस्क्रीट एमिशन स्पेक्ट्रम। बेटा इस पे आगे हमारा लेक्चर आएगा, ठीक है? स्पेक्ट्रम पे ही जो सिर्फ होगा, सिर्फ स्पेक्ट्रम पे होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। स्पेक्ट्रम को लेके ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, अगला वीडियो आएगा, देखना, समझ में आएगा। और यहां पर ये डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम था, ये था डिस्क्रीट एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, एक था डिस्क्रीट इमिशन स्पेक्ट्रम, एक था डिस्क्रीट एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट की मीनिंग क्या होती है? डिस्क्रीट मींस डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट की मीनिंग होती है डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस, मतलब कुछ मिले कुछ नहीं मिले, फिर कुछ मिले फिर कुछ नहीं मिले, गॉट इट? और यहां पर डिस्क्रीट एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम, यहां पर एब्जॉर्ब हुआ, यहां इमिशन हुआ, लेकिन दोनों में डिसकंटिन्यूअस ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे कलर की वेवलेंथ हमको मिल रही है, नहीं, जितने यहां से गए उतने ही यहां मिले, नहीं, कुछ क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए या फिर कुछ एमिट हो गए, समझ रहे हो? यहां पर भी कुछ गायब हुए, कुछ डिसअपियर हुए, यहां पर भी कुछ डिसअपियर हुए, जो यहां दिख रहा था वो यहां नहीं, जो यहां दिख रहा था वो यहां नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ ना कुछ समस्या है। और मेरी बात सुनो, अगर मैंने यहां हाइड्रोजन लिया था और यहां अगर हीलियम रख दिया, क्या रख दिया? हीलियम, और हीलियम में, तो मेरी बात सुनना, अगर मुझे यहां पे 5200 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ यहां मिल रहा है, फिर यहां पर कौन सा मिला? 5100 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ मिला, बीच में 5100 या फिर 5150 कहां गायब हो गया? 5101 कहां गया? 5102 कहां गया? 5102.3 कहां गया? ये सब डिसअपियर हो गए, सब गायब हो गए। बात समझ रहे हो ना? तो मैंने कहा कि अगर मैंने हीलियम लिया तो हीलियम के अंदर, हीलियम को जब हमने हीट किया और उससे जब रेडिएशन निकले, उससे जब सर्टेन वेवलेंथ निकली, तो वो जो सर्टेन वेवलेंथ थी जो डिसअपियर हो रही थी, वो हाइड्रोजन वाले केस में शायद नहीं हो रही थी। मतलब अलग अलग गैसेस को रखने पर अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस क्या हो रही थी? डिसअपियर हो रही थी। डिफरेंट गैसेस को रखने पर डिफरेंट रेडिएशन डिसअपियर हो रहा था। यहां पर हाइड्रोजन रखा तो कुछ और डिसअपियर हुआ, हीलियम रखा तो कुछ और, नाइट्रोजन रखा तो कुछ और, फ्लोरीन रखा तो कुछ और। मतलब हर एक गैस का अलग अलग वेवलेंथ पाया जा रहा था, अलग अलग वेवलेंथ इस स्क्रीन पे मिल रहा था, सबका एक ही तरह का वेवलेंथ नहीं मिल रहा था स्क्रीन पे। इसका मतलब क्या है कि दिस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है ना, ये जो सर्टेन रेडिएशंस है ना, ये दिस रेडिएशंस आर अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। उस पर्टिकुलर गैस की प्रॉपर्टी है ये रेडिएशंस, मतलब इट इज एसोसिएटेड विद दैट गैस, ये उस गैस के साथ एसोसिएटेड है। मतलब यू कैन से कि दुनिया में जितने तरह की गैसेस हैं, सारे अलग अलग तरह की गैसेस को जब हम हीट करेंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ, सबका अलग अलग वेवलेंथ जो होगा वो अलग अलग वेवलेंथ डिसअपियर होगा, अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल गैस की प्रॉपर्टी है, जो एक गैस से दूसरे गैस को अलग करती है, जो एक गैस से दूसरे गैस को अलग बनाती है। वरना तो बेटा सभी तरह की गैसेस एटम से ही मिलकर बनी होती हैं, बट उसमें से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो अलग अलग वेवलेंथ डिसअपियर हो रही है, अलग अलग वेवलेंथ अपीयर हो रही है। And Rutherford does not give any explanation related to the atomic spectrum. Atomic spectrum से related Rutherford का किसी तरह का कोई explanation नहीं था। Did you understand? क्या बात समझ में आई बेटा? इसके ऊपर आपको explanation मिलेगा, पूरा explanation मिलेगा। Don't think much about that. But केवल आपको अभी बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर समझ में आया तो फिर रफ कर दूं, आगे बढ़ो, ठीक है? ओके, रफ करते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू स्टेट हियर दैट कि भैया वीडियोस जब भी आप वीडियो देखा करो तो फुर्सत में आके देखा करो और कंप्लीट देखा करो, तभी आपको समझ में आएगा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि आपको अब तक पहुंचाएं, एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग रियली हार्ड। ओके, सो
यू मस्ट हैव टू वॉच वीडियो। आप वीडियो देखोगे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट। सो ये ड्रॉबैक्स रहे रदरफोर्ड के। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक यहां पर खत्म हुआ और रदरफोर्ड का मॉडल भी यहां पर खराब हो गया। आई मीन रदरफोर्ड का मॉडल ज्यादा दिनों तक चला नहीं। उसके बाद से इन्हीं के स्टूडेंट आए जिनका नाम था बोहर। इन 1913 बोहर के 1913 में बोहर आए और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए। अब इनके पोस्टुलेट बहुत खास हैं, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। यू नो व्हाट, इट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ होल 11th केमिस्ट्री। पूरे 11th केमिस्ट्री का ये बहुत बेहतरीन और बहुत धांसू टॉपिक है। सो यू नीड टू फोकस, आपको फोकस करने की जरूरत है। बार बार मैं कैमरा चेक करता हूं ताकि देखा जा सके कि क्लियरिटी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सो 1913 में बोहर आए। बोहर का एटॉमिक मॉडल अब हम समझेंगे, प्लीज कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। सो बोहर ने जो बातें कही उसको कहा जाता है पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि देयर इज some energy levels. There is some certain energy level around the nucleus, which are associated with certain fixed or definite amount of energy. बात सुनना पहली, क्या बोला इन्होंने कि भैया देयर इज सम सर्टेन एनर्जी लेवल। पहली चीज तो ये कि वो जो रदरफोर्ड तब से चिल्ला रहे थे ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट को उन्होंने हटा दिया और कहा कि ऑर्बिट नहीं है वो है एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में कुछ एनर्जी लेवल है जो एसोसिएट है किससे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी से, और उन एनर्जी लेवल पर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट इट, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब उन्होंने उनके अनुसार कि ये अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अराउंड में अगर ये तुम्हारा ऑर्बिट है तो उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है ना, मतलब एवरी एनर्जी लेवल इज फिक्स। मतलब उनके अनुसार कि ऐसा नहीं है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा ऐसा करके इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हर एक एनर्जी लेवल जो है वो एक फिक्स डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से। दूसरी चीज, हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है। एवरी एनर्जी लेवल हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड है, डेफिनेट है। अब बात समझ में आ रही है कि क्यों वहां पर कुछ एब्जॉर्ब हुए थे और कुछ एब्जॉर्ब हो गई थी ना वहां पे वेवलेंथ। एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला केस जो मैंने तुमको अभी पढ़ाया कुछ देर पहले, उस वहां पे कुछ एब्जॉर्ब हो गया था ना, तो समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी बनाए हुए लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर मैंने कहा कि इसकी एनर्जी 1 है तो इसके बाद 2 वाला आ गया, 1.1 वाला आ गया, फिर 1.2 वाला आ गया, फिर 1.3 वाला आ गया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, व्हाट इट, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एवरी एनर्जी लेवल हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दूसरी बात उन्होंने कहा, और इसको इन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल को, एंड एनर्जी लेवल को उन्होंने नाम दे दिया कि भैया एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, KLMN, ये सब बोलेंगे, KLMN। एनर्जी लेवल को उन्होंने कहा पहला वाला K, दूसरा वाला L, तीसरा वाला M, चौथा वाला N।
ठीक है। उसके बाद उनकी दूसरी बात जो आई वो उन्होंने ये कही कि द इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी as that of the energy level have। बात सुनना, दूसरी बात उनकी, इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी है जितनी कि उस एनर्जी लेवल के पास है। क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट अब छोड़े, एनर्जी लेवल बोले, जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है तो उस एनर्जी लेवल की जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की भी है। मतलब मेरी बात सुनना कि पहले वाले एनर्जी लेवल की एनर्जी होती है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाद में बताएंगे कैसे आया ये, ठीक है। -13.4 की जगह लिखो -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी। तो पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी अगर -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, मान लो कि इसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। दूसरा वाला जो एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। तीसरी बात उन्होंने कही, तीसरी बात कह रहा हूं, अगर ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरे एनर्जी लेवल की एनर्जी अगर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। मतलब क्या कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी एज दैट ऑफ एनर्जी लेवल है। जितनी एनर्जी लेवल की एनर्जी है ना, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही है, ना ज्यादा ना कम। फिर बात करते हैं तीसरे पोस्टुलेट की। तीसरा पोस्टुलेट उनका क्या कहता था? तीसरे पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि वाइल रिवॉल्विंग इन एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। वाइल रिवॉल्विंग इन एनर्जी लेवल, किसी एनर्जी लेवल में घूमते टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लूज करता। ये क्या बात हुई सर? रदरफोर्ड वाले केस में आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है और यहां बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। तो भाई बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता, घूमते टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता है। इस बात का उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, लेकिन हम उसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल केवल उनका पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करता। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फॉलो नहीं करता इलेक्ट्रॉन। बोहर ने कहा कि दुनिया में सारी चीजें जरूरी थोड़े है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फॉलो करेंगे यार। हमेशा हर जगह दुनिया में हर जगह पर आप उठा करके क्या लगा दोगे? वही पुरानी थ्योरीज लगा देंगे, वही मैकेनिक्स लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि यहां मैकेनिक्स वर्क नहीं करेगी, यहां क्लासिकल फिजिक्स वर्क नहीं करेगा, वो पुराना वाला ओल्ड मॉडल वर्क नहीं करेगा, यहां क्वांटम फिजिक्स आएगी। आई मस्ट टेल यू कि बोहर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आइंस्टीन को चैलेंज किया था। ही वॉज वेरी यंगेस्ट साइंटिस्ट, यू नो व्हाट, बहुत यंगेस्ट थे। उन्होंने कहा कि भाई यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फंडा नहीं चलने वाला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लूज करता, ऑर्बिट में घूमते टाइम पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं लूज करता। याद रखना, ऑर्बिट में घूमते टाइम मतलब व्हाइल रिवॉल्विंग इन एनर्जी लेवल में घूमते टाइम पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फॉलो नहीं करता। क्यों? आगे बताएंगे क्यों। ओके, दिमाग में बनाए रखना क्यों।
चौथा, फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट बोहर का क्या बोला इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी। तेरी तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन लूज और गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है, बट if it loses or gains energy, if it loses or gain energy, it must have to change its energy level। वाह, क्या बात कही सर, ये बात आई समझ में हमको। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता है या गेन करता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं यार, कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सकता है। कब एनर्जी लूज करेगा, कब एनर्जी गेन करेगा? जब वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर रखे हुए है, जैसे पहले वाले एनर्जी लेवल में -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है। अब आपने या मैंने +13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर उतनी एनर्जी हमने दे दी तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल को छोड़ देगा। लेकिन सवाल यह है कि फिर जाएगा कहां? क्या इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी को लेकर के उस एनर्जी लेवल को छोड़ करके कहां पहुंच जाएगा? तुम्हारे घर, मेरे घर या किसी और के घर? बेटा इलेक्ट्रॉन जो है ना, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही वो रेडिएट करता है। सभी तरह की एनर्जीज को इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। नहीं समझ रहे? तो समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है +13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को अगर ले लेगा तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं रही, जीरो हो गया वो, तो कहां जाएगा यार? इलेक्ट्रॉन सुनो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, या फिर डायरेक्टली यहां से यहां जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता है कि यहां से यहां चला जाए, यहां से यहां चला जाए, लेकिन उतनी ही एनर्जी इसको मिलनी चाहिए कि जितनी एनर्जी को ले करके वो इससे इसमें जंप कर जाए। ऐसा ना हो कि आप बीच वाली एनर्जी दे दो इसको, कोई समझ रहे हो? बीच वाली एनर्जी कोई दे दो तुम इसको। मान लो कि तुमने दे दिया -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सॉरी +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेकर वो कहां जाएगा भैया? कहां पहुंचेगा वो? यहां से यहां तो जा नहीं सकता, बीच में कोई जगह है नहीं। क्यों? क्योंकि बोहर कह रहे हैं कि फिक्स एनर्जी लेवल है, फिक्स, सर्टेन है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा कंटिन्यूअस भैया, ये न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में, उसके एकदम पास में भी है ऑर्बिट, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, फिर थोड़ा सा करके सब जगह इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। ऐसा नहीं है। बोहर ने कहा कि फिक्स है, फिक्स, वहीं पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके वहीं जा सकता है, दूसरा कहीं। मेरी बात सुनो, तुम क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, ठीक है। एक बेंच, दूसरी बेंच, एक बेंच, दूसरी बेंच, तीसरी बेंच, 3 बेंच है। तो भैया या तो तुम इस बेंच पे बैठो, या तो तुम इस बेंच पे बैठो। अब देखो, बोहर में एक कंडीशन लगा रखी है, इस बेंच पे बैठने के लिए 90% मार्क चाहिए, इस बेंच पे बैठने के लिए 80% मार्क चाहिए, इस बेंच पे बैठने के लिए 70% मार्क चाहिए। तो या तो तुम इस पे बैठ सकते हो, या तो तुम इस पे बैठ सकते हो, या तो तुम इस पे बैठ सकते हो। अब मेरी बात सुनना, अगर तुम ना 90 लाए, ना 80 लाए, 85 लाए, तो कहां बैठोगे? बेंच ही नहीं है।
जो बेंच है वो फिक्स है 90 वाले के लिए, 80 वाले के लिए, 70 वाले के लिए। अगर तुम 80 से 90 आना चाहते हो, मतलब इस बेंच से इस बेंच आना चाहते हो, इस बेंच से इस बेंच, तो पहले 90% लेकर आओ। वही कह रहे हैं कि अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हैं तो पहले इस ऑर्बिट, इस एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी लेकर आइए, तब इलेक्ट्रॉन वहां जा पाएगा। अगर उतनी एनर्जी नहीं ला पाए तो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा। बात आ रही समझ में? मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जंप करेगा, लेकिन उतनी एनर्जी उसको चाहिए कि वो दूसरे एनर्जी लेवल में जाकर के घूमने लगे। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके जिस एनर्जी लेवल में वो घूम रहा है उसके एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर घूमना चाहता है इसमें, तो ये वाली एनर्जी अब उसके पास नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं, अब इतनी होनी चाहिए। तो या तो इतनी के लिए वो गेन करे और या फिर लूज करे। तो आप सोच रहे इन दोनों में बड़ा कौन है? ये -3.4 बड़ा है ना, तो क्या करेगा? ये एनर्जी गेन करेगा और उतनी एनर्जी गेन करके ये इस वाले में पहुंच जाए, फिर अपनी एनर्जी वो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी के बराबर कर लेगा और घूमने लगेगा। ये है कंसेप्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना चाहता है तो फिर उतनी एनर्जी लूज करे कि वो यहां पर आकर के इस एनर्जी लेवल की एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाए। समझे? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? मुझे लगता है समझ में आया होगा यार, बहुत मेहनत की जा रही है। तो 4 पोस्टुलेट हुए हमारे, 5वें पे बढ़ते हैं, चलें। सो लास्ट पोस्टुलेट विच इज 5th, 5वां पोस्टुलेट। इतना समझ में आया यार? स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना? थोड़ा बहुत रफ कर दिया मैंने, फिर भी ले लेना, वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। 5वां और आखिरी पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल का लास्ट पोस्टुलेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बोहर यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसमें घूमेगा, कंडीशन किसमें घूमेगा। देखो 5वां क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन only those orbits. Electrons can revolve in only those orbits. चलो ऑर्बिट हटाओ। Only those energy levels for which the angular momentum of electron is the integral multiple of h upon 2 pi, where h is the Planck's constant, जिसके बारे में आगे बातें होंगी। वैल्यू इज 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये पढ़े इसको एक बार, पढ़िए तो स्टेटमेंट भैया, पढ़ लिया? इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज एनर्जी लेवल्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या बोरिंग सा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बकवास टाइप का। बेटा बकवास नहीं है ये, देखो यार, समझो यार क्या है, मतलब क्या है। दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें ही समझोगे, गंदी गंदी चीजें नहीं समझ सकते। उनको समझना पड़ेगा यार, सबको समझना पड़ेगा। अच्छा हो खराब हो, सब जैसा भी हो, कंसेप्ट है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल में घूमेगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर। अभी इंटीग्रल मल्टीपल समझ लो किसको कहते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं यार। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा। इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटीजर।
मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर, देखो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन के टाइम पे कैसा कैसा मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है। एंगुलर मोमेंटम किसको बोलते हो तुम, मोमेंटम का मोमेंट, मोमेंटम का मोमेंट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मतलब एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल, यू नो व्हाट, एल से डिनोट करते हैं इसको, एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एल से डिनोट करते हो आप मोमेंटम का मोमेंट। मतलब यहां देखो ये क्या है, ये है रेडियस आर। अब मोमेंटम का मोमेंट मतलब क्या है कि आर वेक्टर इंटू पी वेक्टर, पी 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 क्या है, मोमेंटम है। पी की वैल्यू जानते हो क्या, एमवी होती है, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा क्लास नाइन्थ। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो बेटा मोमेंट देखो, मोमेंटम का मोमेंट, ये मोमेंट है, ये मोमेंटम है, मोमेंटम का मोमेंट कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। और कोई बॉडी एंगुलर मोमेंटम कब करती है, जब वो सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन करती है, तब वो करती है एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय एल, देखो पी की जगह हम क्या लिखेंगे, एम वी, सो आर वेक्टर आर इंटू एम वी, वी वेक्टर, ठीक है, एम वी वेक्टर, ठीक है। सो देखो यहां पर ए क्रॉस वी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का, ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। तो यहां से देखो तुम, अगर तुम देखोगे मोमेंटम और मोमेंट, देखो यहां पर ये आर है और ये कैसे कैसे कर रहा है, वेलोसिटी इसकी क्या है, इधर देखो वेलोसिटी क्या है, अलोंग द टेंजेंट रहती है, अलोंग द टेंजेंट, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। फिर यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया, तो ये रेडियस अलोंग द टेंजेंट ऐसे जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां से बनेगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, ये बनता है, ये फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम बराबर एम वी आर। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये बच्चों के लिए, यू नो व्हाट, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, समझना एक बार अच्छे से समझाते हैं और डेफिनेटली आपके दिमाग में एक ही बार में ये बात घुस जाएगी। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में, उन्हीं एनर्जी लेवल में घूमेगा, ठीक है, जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम वो h/2π के इक्विवेलेंट हो। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h/2π के इक्विवेलेंट हो जाता है, किसके, h/2π के इक्विवेलेंट हो जाता है इसका एंगुलर मोमेंटम, तो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम सकता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें घूम सकता है, अगर नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। इंटीग्रल मल्टीपल की बात सुनो, मतलब h/2π का 2π में इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2h/2π कर दो, 3h/2π कर दो, 4h/2π कर दो, 5h/2π कर दो, समझे। किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओ, इंटीजर से मल्टीप्लाई कराओ, इंटीग्रल मल्टीपल, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करा रहे हो आप h/2π का इंटीजर से मल्टीप्लाई आप करा रहे हो अगर, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम सकता है, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम अगर h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर रहा तो घूमेगा, तो फिर घूमेगा, नहीं रहा तो फिर नहीं घूम सकता, नॉट पॉसिबल। तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने टोटल क्या लिख दिया, nh/2π। मतलब वो कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू nh/2π। इंटीजर मतलब समझते हो, जैसे तुम केले खरीदने जाते हो, हाँ सेब खरीदने जाते हो, 1 किलो सेब लिए तुमने, तो कैसे लोगे, 10 8 इतने ही सेब आएंगे ना, 8 7 5 4 इतने आएंगे। कभी देखा तुमने वो आधा काट के दे दे, नहीं देता ना। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर से 1 2 3, समझे। मतलब तुम क्लास 6 पास करोगे तो क्लास 7 में जाओगे भैया। अगर 50% मार्क्स आते हैं क्लास 6 में तो आप क्लास 7 में पहुंचेंगे, 50% मार्क्स आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप 6.5 क्लास में पहुंच जाएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल,
एन क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ सेल, इसको सेल बोलते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, एन इज द नंबर ऑफ सेल। मतलब सिर्फ उन्हीं में घूम सकता है, देखना बात समझना, सिर्फ उन्हीं में घूम सकता है जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम, यहां बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर, h/2π के बराबर हो। और बेटा ये तो दूसरा है ना, n=2 हो जाएगा, ये n=1 है, फिर ये n=3 हो गया, तो इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो इनमें घूम सकता है, अदरवाइज नहीं घूमेगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2π, mvr बराबर nh/2π। ये है कहानी कुल ले दे करके, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। और यहां से आएंगी बहुत सारी डेरिवेशंस, एंड दैट डेरिवेशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो कैसा लगा, मजा आया? अगर अच्छा लगा तो एक तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा तो थोड़ा सा छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है? बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक छोटा सा कमेंट कर दो, बस, और कोई बात नहीं, ठीक है? सो पढ़ाई करिए, खूब करिए, और अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए जब तक कोई जरूरी काम ना हो। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।